नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। करीब 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ईमानदारी का वचन दिया था। कहा था अगर मैं गलत काम करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया गलत काम करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब जब केजरीवाल पर खुद इतने गंभीर आरोप लगे तो वो चुप हो गए और बोले अगर तो केवल ईवीएम पर। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल करप्शन के आरोपों का जवाब देने की बजाय ईवीएम कार्ड खेल रहे हैं। हालांकि एसीबी ने तथाकथित फर्जी कंपनियों के बिल के मामले में 3 मुकदमे दायर कर लिए हैं और अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ईवीएम के कार्ड के जरिए करप्शन के आरोपों से बाहर निकल पाएंगे और क्यों नहीं बोल रहे केजरीवाल कपिल मिश्रा के आरोपों पर और क्यों नहीं दे रहे जवाब भ्रष्टाचार के आरोपों पर। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जिसमें कई लोग जाने माने चेहरे शामिल हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनसे पहले रिपोर्ट देखिए। कपिल मिश्रा के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इन आरोपों का जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर ईवीएम मशीन में टेम्परिंग का डेमो जरूर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सौरभ भारद्वाज ने यह साबित करने की कोशिश की कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर कोई सफाई नहीं दी, लेकिन सूत्रों के हवाले से आयोग ने यह बात जरूर कही कि ये ईवीएम थी ही नहीं, ये एक प्रोटोटाइप था। जो मशीन इन्होंने दिखाई, कई लोगों ने मशीनें दिखाई हैं जो टेम्पर पाई गई हैं। मुझे लगता है 2, 4, 10 मशीनें टेम्पर हो भी सकती हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर एक तो क्या ये उसी कंपनी से मशीन है, ये वही मशीन है, हूबहू वही सॉफ्टवेयर है जो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर ये सारा का सारा डेमो जो है ये सार्थक नहीं है। हालांकि ईवीएम के इस घटनाक्रम से पहले बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह को विधानसभा से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। अपना ही खिलौना अपने आप बना करके ले आए और 67 सीटें जब जीते थे तब भी क्या ईवीएम की हैकिंग की। ध्यान हटा रहे हैं भ्रष्टाचार, क्योंकि सरकार फंस गई है, सरकार गिर सकती है। केजरीवाल जी पर उंगलियां उठ रही। इससे पहले कपिल मिश्रा सीबीआई दफ्तर पहुंचे और एजेंसी को सबूत सौंपे। मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सत्यमेव जयते तो हुई है। आज 11:30 बजे 3 FIR दर्ज हुई है सीबीआई में, तो बिल्कुल उन्होंने सही ट्वीट किया था। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत सिंपल सा ट्रुथ है, एक सच है। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। इस एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जा रहे हैं। आज बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है, कल बोलेंगे लोगों की उंगली में कोई समस्या है, उंगली गलत बटन दबा देती है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, बल्कि सीएम को बचाने के लिए विधानसभा की घेराबंदी की गई थी। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या केजरीवाल ने ईवीएम कार्ड ध्यान भटकाने के लिए चला है? दूसरा सवाल, केजरीवाल ने आज भी आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का तीसरा सवाल, ईवीएम हैक के दावे में कितना दम है? तो ये वो कुछ सवाल हैं जिनको हम अपनी इस डिबेट के दौरान उठाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन इस डिबेट में है। मेरे साथ पैनल में मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जुड़ेंगे थोड़ी देर में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल रिटायर्ड देवेंद्र शेरावत, फॉर्मर एमएलए हैं आप आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ बीएल गुप्ता हैं, फॉर्मर इंजीनियर BEL के और ईवीएम के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। मेरे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। और मेरे साथ इमरान खान है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और इमरान खान, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इमरान खान, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र क्या है और आप बताने लग जाएं कि नहीं मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, तो क्या यह सही जवाब होगा? पूरी दुनिया, पूरी मीडिया, पूरी जनता ये पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से कि मैं आपको कपिल मिश्रा ने इतना गंभीर आरोप लगाया, आपने सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए घूस लिए कि नहीं लिए, और विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुला लिया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये तो आप पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं। आज नया क्या है? और जो इतना गंभीर आरोप लगाया उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? क्या मैं बोलूं? जी बिल्कुल बोलिए। हेलो, देखिए, आपने जो आपके चैनल इससे पहले भी जी न्यूज़ और अभी जी बिज़नेस बता रहे हैं ईवीएम के बारे में और 2 करोड़ रुपए के बारे में। आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने के लिए किसी को कोई रुकावट नहीं है। किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा देता है। आप लोग प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है तो आप लोग खूब चलाते हैं। मैं आपके चैनल के मार्फत से मैं जनता को संबोधित कर रहा हूं, तो जनता को बताना चाहता हूं और आपसे मैं ये
पूरी जोर से बता रहा हूं कि आप में, आपके चैनल में क्या इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिलवा सकते थे सहारा बिरला के ऊपर में? क्या प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग सकते थे? प्रधानमंत्री ने सहारा बिरला के ऊपर में जो डायरी थी 40 करोड़ की और 15 करोड़ अलग से जो बात थी, जिसकी जो सारी एविडेंस थी दिल्ली विधानसभा में पेश की गई अरविंद केजरीवाल द्वारा, प्रशांत भूषण जी ने मोस्ट सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाए थे। क्या आप एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खुद को साबित करते हैं? बिल्कुल वही कर रहे हैं जो जनता को जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री का आपने प्रधानमंत्री का नहीं बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। मैं इस देश की जनता को मीडिया का असली चेहरा बताना चाहता हूं। जब हमने आपको बुलाया था तो हमने आपको मुद्दा बताया था कि नहीं बताया? प्रधानमंत्री के नाम सुनते ही चिल्लाते हैं। इमरान खान जब आपको जी बिजनेस पर 8 बजे बिग स्टोरी बिग डिबेट सहारा बिरला के ऊपर में भी करप्शन का चार्जेस था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में। नहीं कहा था कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर हम आपको बुला रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की बात आई थी तो उस पर भी खबर चलती थी, उस पर भी सवाल पूछे जाते थे और बीजेपी के नेताओं ने उस पर भी जवाब दिया। लेकिन मुद्दा आज वो नहीं है। मुद्दा आज ये कि आपके नेता जो एक एक करके उन्होंने पता नहीं कितने लोगों पे आरोप लगाए। इमरान खान, अरविंद केजरीवाल, सुन लीजिए, पोस्ट भी है उनका। इमरान खान, अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है जिन्होंने अखबारों की कतरने हवा में लहरा लहरा कर इस देश में एक से एक कई लोगों पे आरोप लगाए। और वो अरविंद केजरीवाल जो आप कह रहे हैं कि आरोप कोई भी लगा सकता है, उन्होंने नहीं अखबारों तो दिल्ली का विधानसभा में लोगों ने देखा इस्तीफे मांगे, करोड़ों रुपए अखबारों में खुद के जवाब देने की बारी है तो चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं आपके नेता? अब मुद्दे पे रहिएगा। सर जी, कहां आप कह रहे इस्तीफे मांगे? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा कहां दिया सहारा बिरला के ऊपर में? सर जी, प्रधानमंत्री का तो इस्तीफा मांगा गया, सहारा बिरला पे इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने जवाब तक नहीं दिया कि सहारा बिरला का घोटाला उनके ऊपर आरोप आ रहे हैं। वो देश के प्रधान सेवक हैं, उन्होंने जनता को जवाब तक नहीं दिया। इसलिए आपके नेता ने भी 2 करोड़ रुपए ले लिए। सर जी, सर आप साबित कर दीजिए 2 करोड़ उन्होंने लिया है। मैं वही तो कह रहा हूं, साबित तो करेगी जांच एजेंसी। आप साबित कर दीजिए। जवाब देने के लिए आपके नेता कहां हैं? ईवीएम टैंपरिंग का मुद्दा उठा देते हैं इस विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर। सर जनता सब देख रही है। मिश्रा के आरोप सही है गलत है, ये जांच एजेंसी तय करेगी। इसका सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे, आज से नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आरोप बहुत गंभीर है। एक मंत्री ने आरोप लगाए हैं तो उसका जवाब कौन देगा? आपको ईवीएम के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि एमसीडी चुनाव के बाद से ईवीएम का मुद्दा उठा है, उससे पहले से भी ईवीएम का मुद्दा उठा है। साल 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसका मुद्दा उठाया था। ईवीएम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा बन चुका है। ईवीएम देश के जनमत का एक हिस्सा बन चुका है। ईवीएम अगर टेम्परिंग होती है तो आप समझ रहे हैं ये देश कहां पर जा रहा है आज। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको पहले से भारतीय जनता पार्टी को पता थी कि ईवीएम का बात उठने वाला है। ईवीएम में हमारी दुकानें चल रही है। ईवीएम से हम सारे प्रदेशों पे कब्जा पा रहे हैं। अगर ईवीएम में ये अरविंद केजरीवाल अपने आईआईटी के पूरे टीम को लेकर उतर जाएगा तो हमारा तो वोट बैंक का माने जो होना है वो सो हो ही जाएगा। और तो ये ईवीएम को किसी तरह से भी रोकना है, चाहे कपिल मिश्रा को पैदा करना है, चाहे किसी असीम अहमद खान को पैदा करना है। यहाँ पर बीएल गुप्ता साहब जानते हैं, बताइए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 20 साल नौकरी कर चुके हैं और ईवीएम में इलेक्शंस को लेकर, जब ईवीएम को लेकर इंजीनियर्स की जब वहां पर तैनाती होती है उसमें से एक ये भी तैनात होते हैं और ईवीएम में जब कुछ गड़बड़ी आती है तो ये ठीक करते हैं। मैं अभी आपके सारी शंकाओं का समाधान इनसे पूछूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान इनसे पूछूंगा। मुझे लगता है मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि आप मेरे सवाल को तो आ नहीं रहे। कर्नल सहरावत में आपके पास आऊंगा। कर्नल सहरावत, मैं इनसे पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल पर इतना गंभीर आरोप लगा है, ये चले जा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपके नेताओं ने लोगों के इस्तीफे मांगे, आज वो जवाब तक देने को सामने नहीं आ रहे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आखिर क्यों नहीं दे पा रहे ये जवाब? मेरे ख्याल से आज जो ईवीएम के ऊपर ये जो पूरा विशेष सत्र बुलाया है ये अधिक लाभदायक नहीं था। अधिक लाभदायक होता अगर जो दूसरे मंत्री ने, एक मंत्री पहले भी जो है कुछ बातें कह चुके हैं, आम लोकतंत्र को तो कुचला जा रहा, वो उस बात को स्पष्ट करते और वो बात जनता के बीच में स्पष्ट होकर आती तो अधिक लाभदायक रहता। ये मेरा विचार है। आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को सामने आकर खुद जवाब देना चाहिए? और जब आज आए उन्होंने तो भी एक बार भी नहीं बोला, उन्होंने तब से उन्होंने ट्वीट कर दिया सत्यमेव जयते, लेकिन किस सत्य की बात कर रहे हैं? वो सत्य पे एक बार बोले भी तो कि आखिर मैंने किया नहीं किया, एक बार नहीं बोल रहे वो। नहीं, बात सही है कि अगर जो है किसी ने आपके कैबिनेट में, डेमोक्रेसी की ट्रेडिशन होती है कि द कैबिनेट स्टेज और सिंक्स टुगेदर, तो जो है कैबिनेट के आपके कोलीग ने अगर आपके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगाया है
तो जनहित में और पार्टी के भी हित में है कि उसका स्पष्टीकरण किया जाए और जो है व्यक्ति स्वयं उसको क्लैरिफाई करे, मतलब जो है तो वो अच्छा रहेगा। इमरान खान, मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह से किस कैपेसिटी के हिसाब से आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन कर्नल सरावत आम आदमी पार्टी से मेंबर रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं, पार्टी में शायद आपकी कुछ वो है, लेकिन एमएलए हैं। लेकिन इमरान खान, कपिल मिश्रा आपकी पार्टी में न केवल एमएलए हैं बल्कि वो मंत्री भी आपकी सरकार में थे, और आपको सस्पेंड करने से पहले वही कपिल मिश्रा हैं जो अरविंद केजरीवाल की बड़ाइयां क्या करते थे। अरविंद केजरीवाल को आज भी उन्होंने गुरु कहा है, तो क्या आप इनकी बातों को कोई मादा नहीं रख, इनकी बातों पर कोई अहमियत नहीं रखते? इमरान खान, अगर ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को सामने आना चाहिए, केजरीवाल को बोलना चाहिए, तो आप सहमत नहीं इनकी बातों से? सर जी, इन्होंने सीधा सीधा एक बात बताया कि ये जो ईवीएम को लेकर ये बात जो आई है वो उतना लाभदायक नहीं है। ये बताइए ये किस तरह? नहीं, इन्होंने एक और बात कही है, इन्होंने कही है केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। ये मैं अगर मुझे नहीं बताइए कि आज आप बताइए लोकतंत्र में केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, इन्होंने कहा है, उस पर आइए इमरान खान, आप बोल नहीं रहे, आप बच रहे हैं उससे। लड़ते हैं, कहां बच रहे हैं भाई? ये कपिल मिश्रा जो झूठे आरोप लगाए, कपिल मिश्रा इनको पहले सीबीआई के पास जाने का कह रहे हैं, ये एसीबी के पास जाने का कह रहे हैं, ये जाए ना वहां पर, जाए वहां पर कंप्लेन दर्ज कराएं, अरविंद केजरीवाल दोषी को अरेस्ट करके लेके चले जाएं। करा दी, 3 एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहां है? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोले? मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जुड़ चुके हैं, मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जुड़ रहे हैं। इमरान खान रुकिए, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। अश्विनी उपाध्याय, कपिल मिश्रा बीजेपी का एजेंट है, कपिल मिश्रा बीजेपी से मिल गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग जब से मामला सामने आया तब से बयान दे रहे हैं, और बीजेपी की पूरी साजिश है, ये कहा गया है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से। बजाय ये कहने के अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं आए सामने कि वो बताएं, एक बार भी बताएं कि उनके ऊपर जो गंभीर आरोप है वो क्यों है, कपिल मिश्रा ने ऐसा क्यों कहा और उसमें कितनी सच्चाई है? उससे अश्विनी उपाध्याय क्यों नहीं आ रहे केजरीवाल सामने? एक मिनट इमरान खान, होल्ड ऑन, प्रभावित है। अब आपको मेरी बात सुनाई पड़ गई है वाली। अश्विनी उपाध्याय बोलिए। अश्विनी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है अश्विनी उपाध्याय तक मेरी आवाज नहीं आ रही। हरिशंकर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आवाज आ रही है। हरिशंकर जी, आखिर क्या लगता है आपको, क्या कारण है केजरीवाल ने मुद्दा भटकाने की कोशिश क्यों की? क्या उनके पास जवाब नहीं है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद नहीं है। कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद नहीं है। क्यों? वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। उसमें सत्येंद्र जैन शामिल है। सत्येंद्र जैन की उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि ये मामला गंभीर है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले ही हवाला केस में पहले ही फंसे हुए हैं, केस में दोषी पाए गए हैं। ये केजरीवाल जी की पार्टी के भीतर का सत्ता संघर्ष है, और आरोप और प्रत्यारोप का खेल जो चल रहा है, इसके पीछे जी बोलिए। जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है हरिशंकर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ अनिल आनंद भी। अनिल आनंद, तो उसकी बुनियाद क्या है? रुकिए इमरान, अभी आपकी बुनियाद आपको दूसरे प्रवक्ता बताएंगे, उसमें सुनिएगा आप क्या बुनियाद है, लेकिन रुकिए अभी। अनिल आनंद, ये क्या है? मतलब अरविंद केजरीवाल वो है जिन्होंने एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करने की बात कही थी, एक अलग पार्टी बनाने की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति साफ करने आए हैं, और जब आपके ऊपर इतना बड़ा कीचड़ उछाला गया, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया, तो आप अपना दामन साफ करने की बजाय, अपनी सफाई देने की बजाय सामने आने से बच रहे हैं। गौरव, केजरीवाल जी का एक यूएसपी था जिसकी वजह से लोगों ने उन पर भरोसा किया। यूएसपी में एक ये भी बात थी कि वो करप्शन के इशू पे बड़े दबंग होके बोलते थे। हालांकि भाषा उनकी अभद्र होती थी, कई बार वो पसंद नहीं भी आती थी लोगों को, फिर भी बड़े से बड़े आदमी के ऊपर वो, अगर उनके पास कुछ तथ्य थे कि नहीं थे, लेकिन वो बात करते थे, इसलिए लोगों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उन पे बना। मैं इमरान की बात कर रहा हूँ, नौजवान साथी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, बड़े इंथुजियास्टिक भी हैं। इन्होंने खुद कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेस किया कि कपिल ने झूठे इल्जाम लगाए। मुझे लगता है कि ये तो मौका था कपिल जैसे, केजरीवाल जैसे आदमी का जिसका यूएसपी है कि आप
करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, और उनके यूएसपी में यह भी होना चाहिए था कि करप्शन का चार्ज अगर आपके ऊपर कोई लगाए तो वो चिपके ना, उसको तुरंत आप उसको खारिज करने की कोशिश करें। इस सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की चुप्पी जो है ये बहुत अखर रही है, लोगों को भी अखर रही है जिन लोगों ने वोट दिया, दिल से वोट दिया, और ओवरऑल भी बाकी स्फीयर्स ऑफ लाइफ में भी लोगों को इसका समझ नहीं आ रही है कि आखिर वाकई केजरीवाल इन्वॉल्व है इसमें, क्या वो गुनाहगार हैं? अगर गुनाहगार नहीं है तो बोलने में क्या हर्ज था? बोलने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? आखिर क्यों नहीं बोल रहे अश्विनी उपाध्याय? आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के मन में क्या डर है? आज विधानसभा में उनके पास इतना अच्छा मौका था, अकेले खड़े होकर बोलते, कोई नहीं टोकता, सफाई दे देते, दुनिया जानती, दिल्ली जानती, कुछ नहीं बोल रहे वो। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा, हाँ, मेरे ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा तो मैं क्या करूंगा गौरव, समझिए आप। सबसे पहला काम मैं करूंगा, सीधे जाऊंगा थाने, एक एफआईआर कर दूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा, सीधे जाके क्रिमिनल डिफेमेशन केस करूंगा, जैसे जेटली जी ने किया हुआ है, नितिन गडकरी जी ने किया था। और तीसरी बात, मैं उस एजेंसियों से कहूंगा कि जिसने आरोप लगाया है और मेरा, आप नार्को टेस्ट करो, लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, ब्रेन मैपिंग करो, और दूध का दूध पानी का पानी करो, 24 घंटे के अंदर करो, 48 घंटे के अंदर करो। लेकिन यहां तो हालत कुछ और है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरोप लगाने वाला खुद ही सीबीआई के पास जा रहा है, आरोप लगाने वाला एसीबी के पास जा रहा है, आरोप लगाने वाला खुद ही मांग कर रहा है कि मेरी ब्रेन मैपिंग करो, मेरा नार्को करो, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। और जिसके ऊपर आरोप लगा है वो केवल इतना कहते हैं आरोप गलत है। अरे भैया, आरोप गलत है तो आप चुप क्यों बैठे? आप एफआईआर करने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? आपका क्रिमिनल डिफेमेशन करने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? और दूसरी बात मैं बताऊं, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। क्या होता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, सबके पास प्रवक्ता है, आएंगे जवाब दे देंगे। हमारे देश में कोर्ट के पास कोई प्रवक्ता नहीं होता, ऐसे चुनाव आयोग के पास कोई प्रवक्ता नहीं होता जो शाम को बैठ के डिबेट में अपनी अपनी बात रखे। कोर्ट के ऊपर इसलिए आरोप नहीं लगाते कि वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। चुनाव आयोग के ऊपर ऐसा कोई नियम नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का। मुझे लगता है अगर जिस दिन कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, शायद तब ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलना मुश्किल होगा। आरोप लगा दिए, और ये आप समझिए जरा, लाइव हो रहा है, गूगल पे जाता है, पूरी दुनिया इसको देखती है। कर क्या रहे? ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारत की लोकतंत्र, ये भारत में आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, ये भारत के लोकतंत्र जो दे रहे हैं, ये रूलिंग पार्टी। भारत के लोकतंत्र की बात फिर मैं आपके पास आता हूं। अश्विनी उपाध्याय, पूरी कीजिए अपनी बात। ये भारत के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। भगवान जाने क्यों, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपना जो काला धन। आप ये देखिए, नोटबंदी में सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? केजरीवाल ने। आज जनता यही कह रही है। इसका मतलब इनका काम था नंबर 2 का, ये हवाला का कारोबार करते थे, इसलिए नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। नहीं तो अगर ये कुछ कर रहे थे तो बीजेपी के पास तो खुला मौका था, बीजेपी जा सकती थी। सामने कौन आया? उन्हीं का साथी एक आया, कपिल मिश्रा, और वही जाके जा रहा है सीबीआई के पास भी, एसीबी के पास भी। खैर, इस बीच अनिल आनंद कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई थी। फिर इमरान, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल आनंद, मुझे उपाध्याय जी की जो बात है, ये एक धमकी की तरह इन्होंने बात दी, कॉन्टेम्प्ट का एक तलवार दिखा दी इन्होंने कि मुझे नहीं मालूम क्यों ये रूलिंग इतनी पावरफुल पार्टी है, क्यों ये लोग ग्रस्त हैं कि हर चीज को बंद कर दिया जाए। कॉन्टेम्प्ट का सवाल उठाना गलत नहीं, मैं एज ए पत्रकार उठा रहा हूं। कल को ये हम भी इलेक्शन कमीशन के बारे में, ईवीएम को अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे। कॉन्टेम्प्ट अगर उनके वो भी करने लगे तो मुझे लगता है कि कहीं हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो दूसरी, चलिए इस बात में अश्विनी उपाध्याय अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन इस बात से तो आप सहमत है जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि सामने आना चाहिए उनको अपने बचाव में कहना चाहिए। इमरान, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कर्नल सहरावत, आपसे एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं इमरान आपके पास। कर्नल सहरावत, आखिर क्यों ईवीएम का मुद्दा बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इस पिछले कुछ चुनावों में इतनी बड़ी हार आ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो आज डेमो दिखाया गया, खुद कांग्रेस के नेताओं ने उसे खारिज कर दिया है। देखिए, मेरा मानना है कि जब आप रेफरी से लड़ने लग जाएं तो इसका मतलब जो है आपके अंदर नेगेटिविज्म आ गई है। अगर आपने मैच जीतना है तो आपको अपने विरोधी से बेहतर होना जो है सही दिशा में जाने वाला कदम है। तो ये जो ईवीएम वाली बात है, इस पर जो है एक बार चुनाव में बात हो गई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वक्तव्य भी दे दिया, पार्टी में भी जो है इसमें डिफरेंसेस आए, अलग अलग विचार लोगों ने अपने अपने दिए। तो अब इसको छोड़कर आगे चलना चाहिए, और जो असली मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार में जो है पार्टी में जो एक दो जगह पर बात आई है, सरकार के ऊपर जो मामले आए हैं, मंत्री जो बात कह रहे हैं, उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं का जो
जो है जो उनको पीछे छोड़ने वाली बात रही है। और जो है जो देशभक्ति वाली जो मामले हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जैसे जो मामला आया था, जेएनयू वाला मामला था, उसमें जो स्टैंड लिया है उसमें कहीं ना कहीं नब्ज से, देश की नब्ज से डिविएट होते हुए पार्टी नजर आई है। तो जो इन सब चीजों में रीपोजिशनिंग ऑफ द पार्टी, तो वो सब करने की बजाय जो मैक्रो इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की बजाय आप जो है अगर पेरिफेरल्स पे ही लगे रहेंगे तो आपने अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। ये तो किसी साइंस एग्जीबिशन में भी 10वीं क्लास के बच्चे भी कर देते हैं। लेकिन आपने जो असली मुद्दा था उससे फिर मुंह मोड़ लिया। तो यहां पर दिक्कत है। अगर सारा परसेप्शन मैनेजमेंट का ही खेल हो तो आप जो है इससे संतुष्ट हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, इतना बहुमत है, आप जो है अपने लिए जो है अपने ईगो को मसाज करवा सकते हैं। परंतु अगर आपने जो है आगे बढ़ना है, इस पार्टी के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना है, तो आपको असली मुद्दों पे कुछ करना पड़ेगा। असली मुद्दों पर आइए। आपने दिल्ली को क्या दिया इतने सालों में, इस पर आइए। एमसीडी में इतनी बुरी हार क्यों हुई, इस पर आइए। अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट रुक जाइए। मेरे साथ बीएल गुप्ता है, फॉर्मर इंजीनियर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, क्योंकि ईवीएम पे बहुत बड़ा आरोप लगा है। एक क्लियरिटी वहां से ले लूं फिर आता हूं। बीएल गुप्ता साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने ईवीएम को लेकर काफी काम किया है और ईवीएम को लेकर इसमें एक देश में बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। आज एक दिल्ली विधानसभा में अपनी तरह का पहला एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने डेमो करके दिखाया कि कैसे ईवीएम मशीन हैक हो सकती है और कैसे किसी और पार्टी के वोट किसी और पार्टी को जा सकते हैं सीक्रेट कोडिंग के जरिए। क्या यह संभव है? आपने वो भी डेमो देखा होगा, आपको वो डेमो कैसा लगा और क्या वाकई आम आदमी पार्टी के आरोपों में कोई दम आपको दिखता है? गौरव जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ ड्रामा खेला जा रहा है, ये हमारे देश की जो एक ये ईवीएम मशीन जो रिसर्च बड़ा मेहनत से रिसर्च करके बनाई गई थी, उस पर आरोप लगा करके हमारे देश की बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। मैं इतना कहूँगा, क्यों? क्योंकि इस मशीन के ऊपर पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ और जो इसका प्रोसीजर है, जो हमारी ईसी की गाइडलाइंस है, उसके तहत जो काम किए जाते हैं, जितने लोग इसके अंदर लगे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सैकड़ों की संख्या में इन्वॉल्व होते हैं, अगर कहीं किसी तरह की हैकिंग या किसी तरह का कोई भी गलत काम हो सकता होता तो कहीं ना कहीं से आवाज उठी होती। ये राजनीतिक पार्टियां क्यों आवाज उठा रही हैं? ये सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है, ये सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। अगर नहीं, एक बड़ा स्ट्रांग तर्क दिया जाता है और खुद सौरभ ने भी कहा कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूं, मैं यूके में रहा हूं, मैं यूएस में रहा हूं और मैंने ठीक ठाक कंप्यूटर की नॉलेज हासिल की है और मैं किसी भी मशीन को हैक करके दिखा सकता हूं अगर मुझे थोड़ा वक्त दिया मैंने भी देखा था। कर सकते हैं वो, क्योंकि वो कंप्यूटर इंजीनियर है। लेकिन ईवीएम का किसी बाहरी तत्व से कोई लिंक नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है। इसमें ना कोई इंटरनेट लगता है, ना किसी तरह का कोई अलग से यूनिट लगती है जो इसको हैक किया जा सके। पहली बात। इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, उन्होंने एक मदरबोर्ड का जिक्र किया उसमें। हाँ, मदरबोर्ड का, हाँ मैं वो सुन रहा था, मदरबोर्ड चेंज करने से हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मदरबोर्ड चेंज करना है, लाखों की संख्या में मशीनें लगती हैं, एक ही जिले के अंदर कम से कम 20 से 25 हजार मशीनें एक ही जिले में लग जाती हैं। तो इतने मदरबोर्ड ले जाने के लिए हमें ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें वहां बैठ करके चेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप सोच सकते हैं, इतने लोग होते हैं वहां काम करने वाले, सैकड़ों लोग होते हैं, तो क्या कोई आदमी इस बात को बाहर नहीं उठाएगा कि वहां हम ये काम कर रहे हैं? सोचने की बात है। आपके घर के अंदर भी अगर कोई बात हो जाती है किसी भी तरह की, तो कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। कोई बच्चा बोल देता है कि हमारे पापा ऐसे कह रहे थे या हमारी मम्मी ये कह रही थी। होता है, नहीं होता है? नहीं, तो एक जल्दी से एक चीज और बता दीजिए। उन्होंने कहा कि एक ईवीएम मशीन का वीडियो आया था जिसमें वो पर्ची छप रही थी, जिसमें कोई भी वोट पड़ रहा था वो बीजेपी को वोट डाल रहा था। उस वीडियो को आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। वो धौलपुर का केस था, राजस्थान का। हाँ, उसमें वीवीपैट लगा हुआ था और वीवीपैट पर भी सेटिंग हो रही थी। उसके डेमो, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। तो उस चीज को आपके टीवी पर ही दिखाया गया था, सारे चैनलों ने दिखाया था कि जो वहाँ की कलेक्टर थी, 1 अप्रैल का केस था ये, 1 अप्रैल पर उन्होंने एक जोक किया था अपने जो लोग थे उनके साथ में कि देखिए ऐसा, क्योंकि आवाज इधर की उठ रही थी, उस आवाज को उन्होंने एक जोक में वो वीडियो सही नहीं था, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, वो वीडियो सही नहीं था। अनिल आनंद, आप अपना सवाल पूछिए। इमरान, में आता हूं आपके पास। मैं गुप्ता जी से, क्योंकि हम लोग तकनीकी लोग नहीं हैं, इनसे एक प्रश्न मेरा और है, और प्रश्न जुड़ा हुआ है सौरभ के आज की प्रेजेंटेशन की उससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी कैसे मैनिपुलेट होता है उसकी भी एक कथा उन्होंने सुनाई वहां पे।
उनका कहना था गुप्ता जी कि हर कैंडिडेट का या हर पार्टी का एक कोड नंबर होता है, जो 6-7 डिजिट में था। उन्होंने जो बताया एक तख्ती पे लिख के भी लाए थे। उन्होंने ये कहा कि वो ऐसे मैनिपुलेट होता है कि मानिए 1 घंटे की पोलिंग हो गई, 10 बजे एक पर्टिकुलर पार्टी का आदमी आ जाएगा वोट डालने। वो जब वोट डालेगा तो वो नंबर कोड वो किसी तरीके से टाइप करता है उसके ऊपर, जिससे प्रोग्रामिंग हो जाती है और आगे के सारे वोट उस पार्टी पे चले जाते हैं। क्या कोई ऐसा कोड नंबर होता है और क्या ये पॉसिबल है उसके ऊपर बटन से टाइप करना? सर पहली बात तो ये है, मुझे हंसी आती है इस तरह के सवालों के ऊपर ही कि उसके ऊपर कोई ऐसा बोर्ड नहीं होता जिसके ऊपर आप अपनी उंगली चला सकें। जस्ट ओनली 16 बटन्स होते हैं 16 कैंडिडेट्स के लिए। जितने कैंडिडेट्स स्टैंड करते हैं उतने खुले होते हैं, बाकी सब बंद रहते हैं। ठीक है जी। कोड नंबर होता है ऐसा कैंडिडेट? कोई कोड नंबर नहीं होता है, सिर्फ कैंडिडेट नंबर होता है। कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3, लाइक दिस। और किसी तरह का कोई कोड होने का मतलब ही नहीं उठता उसमें, और ना ही कोई इस तरह का बोर्ड होता है जिसको कोई टाइप कर सके। ईवीएम तो सर आपने देखी होगी, ईवीएम तो हम सब ने देखी है, वहां पर केवल कैंडिडेट के सामने एक बटन लगा होता है और कहाँ कोई बटन होता है उस पर। ठीक है, मैं अश्विनी जी एक मिनट जय इमरान से एक सवाल पूछ लूं। अब मैं 1 मिनट अश्विनी जी आ रहा हूँ। इमरान खान आम आदमी पार्टी सपोर्टर है। 1 मिनट गुप्ता जी से एक सवाल पूछ लूं। गुप्ता जी भी आ रहा हूँ। मैं बीएल गुप्ता जी से कुछ नहीं, इमरान पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इमरान आपने बीएल गुप्ता जी की बात सुनी होगी, आराम से प्यार से सुनी होगी, ध्यान से सुनी होगी। अब आपको समझ में आ रहा है? मैं सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रश्न करना, आज आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कल आप लोगों की उंगलियों पे सवाल उठाएंगे। कपिल मिश्रा ने भी यही बात की। सारे लोगों को आप अलाउ कर रहे हैं, आप सारे लोगों को एक प्रश्न करनी है बीएल गुप्ता जी से, एक प्रश्न करनी है। अलाउ कीजिए प्लीज, अलाउ कीजिए। जल्दी पूछिए, जल्दी समय नहीं, जल्दी गुप्ता जी ने अभी भी कहा कि सारे राजनीतिक दल, मैं पूछ रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल जो है ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, ये बेबुनियाद सवाल है। ईवीएम बहुत मेहनत से बना, टेम्परिंग हो नहीं सकती है। मैं बीएल गुप्ता जी हमारे काफी सम्मानीय सदस्य है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में खुद कह रहा है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, तभी वीवीपैट को लागू किया गया। वीवीपैट लाने का बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आज बीएल गुप्ता जी अपने बयान से सुप्रीम कोर्ट मैं आपको बता दूं, सवाल में समझ चुका हूँ, आपका सवाल मैं समझ चुका हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्वामी जी का जो लालू यादव जी ने, उसको पूरा पढ़ लीजिए आप। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप अपने तर्क से पूरा सुप्रीम कोर्ट के जवाब को खारिज कर रहे हैं। आप सीनियर कह रहे थे, आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। ये ईवीएम टेम्पर हो सकती है। अरे आप मेरी बात सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। अश्विनी जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि इस पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही थी कि जो वोटर है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए अगर कुछ हो सकता है तो उस पर कुछ प्रयास किया जाए। और उसके लिए वीवीपैट तैयार किया गया है, जो अगले चुनाव तक पूरे वीवीपैट तैयार होने के लिए गवर्नमेंट वीवीपैट को अलाउ किया गया। लेकिन आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इमरान, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। इमरान, आप हर चीज की गलत व्याख्या क्यों करने लग जाते हैं? आपसे सवाल कुछ पूछो तो जवाब कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो आपका इंटरप्रिटेशन कुछ। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के ऊपर कोई अभी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि टैंपरिंग हो सकती नहीं हो सकती, लेकिन मतदाता के डबल एश्योरेंस के लिए उसमें वीवीपैट मशीन लगाई जा सकती है। ये भी तो नहीं कहा। हाँ, तो आप अभी से रिजल्ट, अभी से आपने सर्टिफिकेट क्यों दे दिया? मगर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया, ईवीएम हैकाथॉन में आइए और उनके सामने आप हैक करके दिखाइए। ये भी नहीं कहा कि टेम्पर नहीं हो सकती है। जिस तरह से सर गिलास आधा खाली है तो आप खाली देखिए, चीट दे रहे हैं कि ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकती है। ये राजनीतिक अश्विनी उपाध्याय को मैं उन्हें बता रहा हूं कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो याचिका दायर हुआ था उसको पढ़ लीजिए। आपके चैनल पे झूठ परोसा जा रहा है। बोलिए, आप बोलिए। आपके चैनल पे लगातार झूठ परोसा जा रहा है। हाँ, मैं आपको गौरव 2 बातें बता दूं। सौरभ ने 10 साल इंजीनियरिंग किया है, मैंने 20 साल इंजीनियरिंग किया है। 20 एक बार प्लीज सुनिए पहले। 20 साल मैं इंजीनियरिंग की फील्ड का आदमी हूं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। पहला झूठ यह परोसा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें टेम्परिंग हो सकती है। बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि लोगों के, अगर लोग चाहते हैं तो इसमें वीवीपैट लगा दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आज ये जो विधानसभा में इतना बड़ा झूठ परोसा गया कि इसमें 1 2 3 4 टाइप का पासवर्ड होता है। अरे उस बेवकूफ को इतना नहीं पता
कि इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो बाइनरी डिजिट में होती है, 010101, उसमें 3, 2, 4 टाइप का कोई डिजिट होता ही नहीं है। इसकी जो पूरी प्रोग्रामिंग बाइनरी डिजिट होती है, 01, 001, 100, मतलब उसमें 2, 3, 4 टाइप का कुछ होता नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, शुरू में ही उन्होंने बोल दिया, ये अच्छा किया बोल दिया, मुझे लगता है इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। उन्होंने बोला ये ईवीएम नहीं है, ये बोले प्रोटोटाइप ईवीएम है, यानी नकली ईवीएम है। हाँ, अगर नकली ईवीएम है, उन्होंने कहा आपने अपने घर में ही बनाया है, हाँ, तो अगर आपने अपने घर में ईवीएम बनाया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अरे आपको चुनौती है कि आप 12 तारीख को जाओ ना, इलेक्शन कमीशन ने 12 तारीख को सारी पार्टियों को बुलाया है, आप वहां जाओ, वहां बोलो जी हमें इसको करना है, वो इनको नहीं करना है। ठीक है, इनको ओके। आज और एक मैं आपको बता दूं, इनको आज का आप जरा केजरीवाल जी का विजुअल देखो, जरा फेस पे देखो कैसे मुंह काला हो रखा है। ये जो 2 करोड़ और 10 करोड़ का मामला, उनका मुंह काला हो रखा। विधानसभा का विजुअल उठा के देख लीजिए, आप पहले विधानसभा का विजुअल उठाइए, आज की विधानसभा का विजुअल उठाइए। सर एक्चुअली हम पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए शायद दूसरे पॉलिटिशियन की बॉडी लैंग्वेज इतने अच्छे से ना समझ पाए, लेकिन ठीक है, आरोप तो गंभीर है, इसलिए ये बात तो हम भी मानते हैं। मैं हरिशंकर गुप्ता जी से एक सवाल लेना चाहता हूँ। हरिशंकर गुप्ता जी दूसरे मुद्दे पर आते हैं। इमरान प्लीज मैं आपके पास आता हूँ। इमरान एक एक करके बात करते हैं, बड़ी अच्छी बहस हो रही है, सभी अपना पक्ष रख रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। मैं आपको मौका दूंगा पार्टी के द्वारा कि 72 घंटे के लिए ईवीएम को हैंड ओवर करें, वो बता सकते हैं कि हमारे इंजीनियर बता सकते हैं। मेरे पास 72 घंटे नहीं है, मेरे पास केवल आधा घंटा बचा है, मुझे मेरे हिसाब से डिबेट चलाने दीजिए। मैं आऊंगा हरिशंकर गुप्ता जी आपके पास। हरिशंकर गुप्ता जी दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, ईवीएम डिबेटेबल है और ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन ने 12 तारीख के बाद सारी पार्टियों को यह चैलेंज किया कि आइए मेरे सामने हैक करके दिखाइए, और शायद वो सबसे अच्छा तरीका होगा दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए। इसलिए 12 तारीख के लिए अभी ईवीएम की बहस को थोड़ा साइड करते हैं। सर मेरा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी जिस प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई थी और एमसीडी में जितना बुरा हाल हुआ है, क्या यह दिखाता है आम आदमी पार्टी की हताशा? क्या यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी ने के ऊपर जिस तरह से लोगों ने भरोसा किया था वो भरोसा टूट रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इतना बड़ा आरोप अब सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पुरोधा, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर लगा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आम आदमी पार्टी की राजनीति पर, और इसलिए कहीं ना कहीं ईवीएम दूसरे मुद्दे लाकर असली मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है। वो गवर्नेंस जिसका उन्होंने वादा किया था वो मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है। अगर इस ढंग के अनाप शनाप वायदे करके लोगों का विश्वास तोड़ेंगे तो लोगों का विश्वास कहां रहेगा? हाँ, ये बात तो सच है। आरोप तो एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इमरान रुकिए, हरिशंकर गुप्ता जी को बोलने दीजिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। इमरान जी आप मत बोलिए बीच में। इमरान जी ऐसा ना करिए, आपको हम भी बोलने नहीं देंगे आपको। फिर बोलिए सर। मेरा कहने का मतलब यह कि जब जिस ऊट पटांग वायदे करके लोगों के बीच में आए हैं और आज सारे वायदे उलट हो रहे हैं। बच्चों की कसम खाने का वादा किसने किया? वादे करके आए थे। बच्चों की कसम किसने खाई थी? बिजली हाफ, पानी माफ, सारे वादे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। पानी माफ, उल्टे सीधे नहीं, सीधे सारे वादे उल्टे हैं आपके। आपने क्या पानी माफ किया? बिजली हाफ, पानी माफ। क्या बिजली माफ की आपने? सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं, सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं आप। क्या माफ किया आपने? कौन सा टैरिफ कम हुआ है बिजली का, बताइए मेरे को आप। सारा पैसा खजाने से दिया जा रहा है आपको। 1200 करोड़ रुपए महीने की सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है हरिशंकर जी? मेरा सवाल कुछ और है। हरिशंकर जी मेरा सवाल कुछ और है। क्या आम आदमी पार्टी की जो फिजा थी, आम आदमी पार्टी का जो ऑरा था, या आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की जो फॉलोइंग थी, क्या वो कम हो रही है? क्या उनकी राजनीति पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए ये पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की गई? क्योंकि इतना बड़ा आरोप खुद केजरीवाल पर लग गया। उससे पहले कुमार विश्वास ट्वीट करते हैं, कुमार विश्वास इस तरह की कुछ बातें करते हैं। लगता है ऐसा कि पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये बड़ी गृह युद्ध की स्थिति में फंसे हुए हैं। सत्ता संघर्ष है। 2052 में 2015 में जिस पार्टी का 57% वोट था, आज उस कॉर्पोरेशन के चुनाव में 26% वोट रह गया है। तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए उनकी साख तो कम हुई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यही बौखलाहट केजरीवाल के ऊपर है। दूसरों पे आरोप लगाते रहे, इस्तीफा मांगते रहे, और जब उंगली खुद की तरफ उठी तो चुप है। इस्तीफा क्यों नहीं देते आज ये? ठीक है, कर्नल शहरावत मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल शहरावत, ठीक है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, ये तो एक सवाल है ही।
लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई, जो घटनाएं घटी, ऐसा लग रहा है पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या वाकई पार्टी में भी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है? देखिए, जो दल का नेता होता है, लीडर होता है, उसको टैलेंट रिटेंशन, अच्छे लोगों को जो है अपने साथ बनाए रखना, वो उसका एक बहुत बड़ा जो है टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में आम आदमी पार्टी में मतलब जो है बहुत ही अच्छे लोगों को खोया है शुरू से। आप जो है अन्ना हजारी जी से लेकर शुरू करें, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, पीवी राजगोपाल, जो है सुनीता गोदारा, जो ये सारे जो लोग जो आपके साथ आए थे और जिन्होंने बैठकर आपको ये ख्याति प्राप्त करने में जो है मदद करी थी, वो सब जो है उनको आप नहीं रख पाए। और अब सरकार में भी जो है लगातार वही है, माई वे और हाई वे। या तो जो है आप मेरे साथ, तो आपने मोदी जी का नारा ले लिया। हाँ, नहीं हाई वे और हाई वे, नहीं, जो है या तो आप मेरे पीछे चलिए, नहीं तो जो आप बाहर चलिए, तो आपको बाहर का रास्ता जो है दिखाकर साइड में बैठा देंगे। अब जो है यही पंजाब में किया था। आपने जो है सारे फ्रेंचाइजी मॉडल से सरकार चलाना चाहते हैं आप। ना आपको जो है सिद्धू चाहिए, ना आपको परगत सिंह चाहिए, ना आपको सुच्चा सिंह चाहिए, ना आपको किंगरा चाहिए। तो जो है आपको तो जो है संजय सिंह चाहिए, जो सुल्तानपुर से वहां पर वो चलाए जो है गोल्डन टेम्पल को। और उनके ऊपर भी कपिल मिश्रा ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। हाँ, तो जो ये सारी जो अब हो रही है आम आदमी पार्टी में दिक्कत, वो इसलिए हो रही है कि जो है एक मानसिकता जो है वो 4-5 लोगों की आप थोपना चाहते हैं। मतलब पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं, वन मैन आर्मी या एक कोठरी बन गई, वो चलेगा नहीं। अब वो समय चला गया। एक समय था जब जो है अरविंद केजरीवाल के नाम पर जो सारे वोट आए, सब कुछ हो गया। अब आपको डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर करने के लिए टीम चाहिए, टीम के लिए विलिंग वर्कर चाहिए, विलिंग वर्कर के लिए रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, लोगों को जो है साथ में टीम बिल्डिंग लेकर चलना। ये जो डिक्टेटोरियल वाली एटीट्यूड, डाइवर्जेंस, इधर उधर जो है पेरिफेरल बातें, खेल कबड्डी का चल रहा है। ऐसा हुआ क्यों सर? वो पार्टी जो इतने सारे लोगों के साथ आंदोलन करके सामने आई, एकाएक ऐसा क्या हो गया? क्यों हो गया ऐसा? क्या महत्वाकांक्षा है, क्या लालच है, क्या है? आम आदमी पार्टी में सारे इमरान अभी आपके पास शहरावत साहब, देखिए ऐसा है, शरावत जी, देखिए पार्टी नई है, ऑब्वियसली जो है एक्सपीरियंस की कमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की भी थोड़ा जो है नहीं है। तो ऐसे में आपको अधिक अकोमोडेटिव होने की जरूरत है। आपको जो है परसुएसिव लीडरशिप करने की जरूरत है, जिसमें आप लोगों को परसुएड करके, समझाकर, साथ लेकर चलने वाली नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन यहां जो नेतृत्व नजर आ रहा है वो है कि एक व्यक्ति जो है डिक्टेट करना चाहता है। ठीक है, वो संभव नहीं है जब आपके फैसले ज्यादा अच्छे नहीं है, वो परिणामों में आ रहा है। फिर आप जो है रेफरी से लड़ने लग गए कि मशीन खराब है। तो जो है, तो ये सारे जो है बातें इस तरफ आ रही है कि जो है आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ नहीं। ठीक, यही जो है पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अनिल आनंद कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल आनंद, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? फिर इमरान आता हूं। इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर एस्पेक्ट है इसको, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। एक बड़ा ही खतरनाक खेल और हो रहा है पिछले 2 साल से कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का किस तरह से हनन हो रहा है। जब मैं प्रजातांत्रिक मूल्यों के हनन की बात कर रहा हूं तो मेरा सीधा इशारा किस तरह से विधायिका चलाई जा रही है उस पे है। ठीक है, अब समझ नहीं आती कि एक दिन का सेशन किया जाता है और कोई ना कोई एक मुद्दा पकड़ के सेशन करके कोई, मुझे नहीं लगता लेजिस्लेटिव बिजनेस कोई ट्रांजैक्ट हो रहा है सीरियसली। उससे भी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन, आप एक ब्रूट मेजॉरिटी है आपके पास। मुझे लगता है जितनी ब्रूट मेजॉरिटी हो और आपका अपोजिशन बहुत कमजोर है, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जितना भी अपोजिशन है उसको बल दिया जाए, उसको सुना जाए। हमेशा ये हो रहा है कि 3 आदमी की अपोजिशन है, आप तीनों को मार्शल लगा के बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल। अगर मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं स्पीकर महोदय पे, लेकिन अगर 3 आदमी की अपोजिशन के लिए भी आपको मार्शल लगाना पड़े तो मुझे लगता है कि कोई ना कुछ बहुत सीरियस मसला गंभीर है। आज स्पीकर साहब ने 2 बार कहा, मैं एक बात जोड़ दूं, गुप्ता जी को 2 बार 3 बार कहा, क्या आपने लोकसभा की कार्रवाई देखी है, वो कैसे चलती है? तो मुझे लगता है शायद रामनिवास जी, शायद उनका नाम रामनिवास है स्पीकर जी का, वो ये भूल गए कि मैं 20 साल से लोकसभा कवर कर रहा हूं, मैंने 20 साल में एक बार भी मार्शल का इस्तेमाल होते नहीं देखा। और वहां ये भी नहीं कि 3 आदमी की अपोजिशन है, बहुत खराब अपोजिशन है, फिर भी 100-150 मेंबर हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत
सीरियस मसला है कि किस तरह से विधायिका का यूज या मिसयूज किया। एक बड़ा सवाल केजरीवाल का ईवीएम कार्ड, केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि आपने घूस ली कि नहीं ली। वो कह रहे हैं देखिए सर ईवीएम में खराबी है और इस वजह से हम चुनाव हार गए। ये कहां से जस्टिफाइबल है कि आपसे जो सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब किसी दूसरे उत्तर के जरिए दे। इसी बात पर आज हम बात कर रहे हैं कि केजरीवाल से जो पूछा जा रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे। कपिल मिश्रा के क्या आरोप है? कपिल मिश्रा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ नकद लिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के रिश्तेदार की 50 करोड़ की लैंड डील कराई। अरविंद केजरीवाल ने टैंकर घोटाले की फाइल दबाई। केजरीवाल ने टैंकर घोटाले के आरोपियों को बचाया और तमाम तरह के उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। अब तो अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर भी आरोप लगा दिए कि विदेश गए, वो किसके पैसे से गए, चंदे से गए, तो आखिर चंदा क्या विदेश दौरों के लिए था, क्या किया। लेकिन अश्विनी आप कुछ बोल रहे थे उससे पहले, अश्विनी आज आप एसीबी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करेगी तो केजरीवाल कह देंगे ये तो बीजेपी की एसीबी है। कल सीबीआई उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो केजरीवाल कह देंगे ये तो मोदी की सीबीआई है। तो उनके पास तो पहले से एक्सक्यूजेस हैं कि वो बता देंगे कि बीजेपी ने आप आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए और केजरीवाल को घेरने के लिए ये सब कुछ किया है। देखिए गौरव, पहली बात तो देश की जनता समझदार हो गई है। आप लोग आज की डेट में मीडिया इतनी एक्टिव है, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, हर चीज सच्चाई पता चल जाती है, जमीन पे आ जाती है। इसीलिए इनका प्रोपोगंडा अब काम नहीं करने वाला है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले तक ये कह रहे थे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। उसके बाद जब कपिल मिश्रा को निकालना था तो कहने लगे कि नहीं ये तो कपिल मिश्रा ने काम ठीक से किया नहीं, इन्होंने पानी ठीक से दिया नहीं दिल्ली को, इसलिए हम चुनाव हार गए। अब जब कपिल मिश्रा ने बोला नहीं 2 करोड़ आपने चोरी की, 2 करोड़ आपने घूस लिया है, तो कह रहे जी फिर से ईवीएम खराब है। आप जरा देखें पिछले 1 हफ्ते के अंदर स्टेटमेंट देखें। और मैं आपको बताऊं एक बहुत गंभीर बात गौरव, मैं आपको कह रहा हूं, मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, कर्नल सहरावत है, ये सब हम लोग साथ में काम करते हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान जब चंदा मिला करोड़ों का, उस चंदे में जब घालमेल हुआ, उसके तुरंत बाद संतोष कोहली की हत्या हो गई, बहुत संदिग्ध स्थितियों में उसकी मौत हुई थी। अभी ये 2 करोड़ का मामला उठा, ये 50 करोड़ का मामला उठा और सुरेंद्र बंसल जी का डेथ हो गई। और सुरेंद्र बंसल जी पता नहीं कैसे डेथ हुई कि 1 घंटे के अंदर उनका क्रिमेशन भी कर दिया गया। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज है। सुरेंद्र बंसल जी जो 50 करोड़ की लैंड डील जिसकी हुई है, उनकी मौत की जांच होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या हो गया, अच्छे खासे भले थे, कहीं हॉस्पिटल में नहीं थे, कोई शुगर की बीमारी नहीं, कहीं कोई बीमारी नहीं, जो मुझे पता नहीं सर, हमारे पास उस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है तो हम उस पर कमेंट कर नहीं सकते। लेकिन ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो एक आरोप है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को उस बारे में कोई जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे सामने। इमरान आपने सुना अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो क्या एक बार जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए अब वो वादे दोबारा नहीं चलने वाले आपके? अगर आप सही और जमीन पर काम नहीं करेंगे तो मान जाइए कि कहीं गलती हुई है, सब मिल बैठ के बातें कीजिए और जो वादे किए थे जनता से वो वादे पूरी कीजिए, बजाय दूसरे पे आरोप लगाने के। अश्विनी जी हमारे पुराने साथी रहे हैं। अश्विनी जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभी 2 दिन जिनकी चिता ठंडी नहीं, उन पे बोल रहे हैं कि उनकी मौत में भी साजिश हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक एक्सीडेंट में डेथ होता है, देहांत होते हैं मंत्री साहब का, वो क्या नाम है, मुंडे साहब का, पंकजा मुंडे के पिताजी का, आप उसको किस नजरिए से देखते हो? उस वक्त आप कहाँ थे? सवाल क्यों नहीं उठाएं? गोपीनाथ मुंडे जी की जो एक्सीडेंट होती है, क्या उसमें आपको कोई साजिश नजर नहीं आया था? आज की डिबेट आप यहाँ सवाल करने नहीं आए। गोपीनाथ मुंडे जी की आप जो इमरान आप एक मिनट अश्विनी जी रुकिए, मुझे लगता है आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। अश्विनी जी रुकिए, इमरान आप हर सवाल का जवाब सवाल से क्यों दे रहे हैं? गोपीनाथ मुंडे जी का जो एक्सीडेंटल डेथ हुआ, इमरान एक मंत्री थे। इमरान एक मिनट, अश्विनी जी रुकिए भाई, लोकतंत्र में इमरान सवाल करने का जवाब क्या सवाल होता है? आप किसी लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी है कि आपसे पूछा कुछ जाए आप जवाब पूछ कर रहे हैं, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये गलत बात है ना। मैं केवल आप सोचिए, आपको अगर बंसल परिवार टीवी देख रहा होगा तो किस तरह का दुखद हो रहा होगा। ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैंने उस पर सवाल नहीं पूछा आपसे। इमरान वो मैंने पहले कह दिया कि उस बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। ठंडा नहीं हुई इमरान, हमने पहले बोल दिया कि उस बारे में जी बिजनेस के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए जी बिजनेस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। अश्विनी जी को मैंने पहले बोल दिया, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उस पर आप बोलिए।
उन्होंने कहा काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, यानी आपने वो काठ की हांडी जो इससे पहले चढ़ाई थी वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि आपका सच जनता के सामने आ गया है और दिल्ली की जनता ने इसलिए एमसीडी में आपको दिखा भी दिया। एक मिनट अश्विनी, सवाल और भी है। अश्विनी एक मिनट जवाब ले लेते। एक सवाल ये बताए, नहीं एक उत्तर ये दे, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन क्यों नहीं क्रिमिनल डिफेमेशन केस क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये भी जवाब दे दीजिए। खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? जवाब दे लेते हैं। और मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों घर में पता नहीं है कि सत्येंद्र जैन ने कह दिया है कि मैं डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा। अरे क्रिमिनल केस क्यों नहीं करते? एफआईआर क्यों नहीं करते? कब करेंगे? अरविंद केजरीवाल चैनल पे मैंने देखा सबसे आपके सबसे ईमानदार कौन है? देखिए, आपकी तरह इतने वरिष्ठ वकील नहीं है वो, आपके तरह तो इतने वरिष्ठ वकील नहीं है, अपने वकील से सलाह लेंगे। आपकी तरह तो इतने वरिष्ठ वकील नहीं है जो सुओ मोटो खुद ही एक डिसीजन लेके। दिल्ली के सीएम के पास वकील नहीं है तो किसके पास वकील है सर? जेठमलानी सर, जेठमलानी किसका केस लड़ रहे हैं? करोड़ों रुपए की फीस। जेठमलानी फ्री में किसका केस लड़ रहे हैं? करोड़ के वकील हैं इनके पास। जेठमलानी से बड़ा वकील कौन है देश में, बताइए जरा। देखिए, कपिल मिश्रा का आरोप लगाना और केस को फाइल करना, इन दोनों बातों में काफी समय लगता है। एक केस आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब है, इनको पता होगा कि अगर आप किसी को केस करने जाते हैं, अगर सेक्शन इंग्रेडिएंट्स आपको पता नहीं है तो आप एफआईआर लॉन्च ही नहीं कर सकते। और सेक्शन इंग्रेडिएंट्स जो होती है वो आपको एक लॉयर ही बता सकता है। ठीक है, आपके पास दुनिया जहान के बारे में बोलने के लिए वक्त है। फ्रांस का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, उसको कांग्रेचुलेशन, उसको बधाइयां देने का वक्त है। आपको सत्यमेव जयते कहने का वक्त है। आपको ईवीएम के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देने का वक्त है, लेकिन ये देने का वक्त नहीं है, ये कहने का वक्त नहीं है कि भाई जो 2 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप ये क्या बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा ने, वो सही है या गलत? तंत्र ईवीएम के बक्से में कैद है और इतने बड़े सवाल को अगर जनता के बीच में इतने बड़े चीज को अगर जवाबदेही करने के लिए आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। इमरान, लोकतंत्र 12 तारीख को आप जाइए ईवीएम हैकाथॉन जो इलेक्शन कमीशन ने 2 आदमियों के कहने से ईवीएम खराब नहीं हो जाती। देश के लोगों से पूछो, तुम 2 आदमियों के कहने से ईवीएम खराब नहीं हो सकती है कभी? ये ईवीएम में जनमत बंद हो जाती है। नहीं, आप ईवीएम को इतना छोटा अपने चैनल पर आंक रहे हैं, जनता देख रही होगी तो आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। हाँ, नहीं बिल्कुल, जो जिसने 20 साल तक ईवीएम को समझा है, बनाया है, सही किया है, वो उसकी बात जनता नहीं मानेगी। आपको चुनौती दी जा रही है, आप चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपकी बात जनता मान लेगी। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा नीलानंद आपसे। इमरान, ओके इमरान, यू मेड यू पॉइंट। ओके इमरान, कमीशन बोल दे, आपकी आवाज अब नहीं आ रही। इमरान रुकिए। अनिल आनंद, फाइनल कमेंट मेरा आपसे, क्या ये मुद्दा आपको लगता है कि ईवीएम का मुद्दा उठाकर भटकाने की कोशिश है और ये भटक जाएगा? ये लगता है कि नहीं, भटकेगा नहीं और अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा, मीडिया को नहीं तो जांच एजेंसियों को देना पड़ेगा? देखिए, लोगों को भी देना पड़ेगा और मीडिया को भी देना पड़ेगा। हाँ। और कपिल शर्मा को भी देना पड़ेगा। कपिल मिश्रा, अगर वो कपिल मिश्रा अगर वो सोच रहे हैं, एक कामयाबी, हालांकि कपिल शर्मा से ज्यादा फेमस हो, माफी चाहता हूँ, एक कामयाबी उनकी आज जरूर रही कि 2-3-4 घंटे वो टेलीविजन चैनल्स का जो अटेंशन डाइवर्ट वो कर पाए। लेकिन उसके अंत में, अगर आपने कई लोगों से हमारी भी बात हुई, आपकी भी हुई होगी, उसके अंत में कोई ऐसा ओपिनियन बना हुआ नहीं लगा कि लोग केजरीवाल के इस असेंबली में जो ड्रामा किया उसे बहुत लोग ये पूछ रहे हैं वो ईवीएम आई कहां से, और अगर इलेक्शन कमीशन की ईवीएम नहीं तो उसमें भरोसा कैसे करें? एक फाइनल को मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, जो मैंने पहले भी कही, क्या असेंबली, क्या वो पवित्र जो सदन है, क्या वो इस चीज के लिए बना था कि एक डमी ईवीएम का डमी बना के आप एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए स्पेशल सेशन करते हैं आप? इसका भी जवाब देना होगा। बिल्कुल, और वो जो पैसे खर्च हुए उसका हिसाब कौन देगा? वो जो स्पेशल सेशन बुलाया गया उस पर जो खर्च हुआ, असेंबली का हाउस का कवर इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप पे शरावत साहब आपको कमेंट करना चाहेगा नहीं, कोई आप पे लीगल एक्शन नहीं लेगा। कुछ कमेंट करना चाहेंगे? फाइनल कमेंट। मैं यही कह रहा था, जो उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव टाइम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स का उल्लंघन 15 दिन के नोटिस पर विधानसभा को कन्वीन किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल को जो है अधिकृत जो है अथॉरिटी है जो कि असेंबली को बुलाएं, जो है 2 दिन की नोटिस पर असेंबली को बुलाया गया और जो है विधायकों को कल तक नहीं मालूम कि किस लिए वहां जाना है, तो जो है समय की बर्बादी और इन सब नॉर्म्स को जो है किताब के अनुसार अगर जब चलना शुरू करेंगे, कानून का जब पालन करना शुरू करेंगे दिल और जो है आत्मा से, तब जो है आप सही तरीके से इस लोकतंत्र का हिस्सा बन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका और आप सभी लोगों का। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें अच्छी ना लगी हो, लेकिन फिर भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने एक ईवीएम कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन लगता नहीं कि उनका कार्ड ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहा या प्रभावशाली रहा, क्योंकि अभी भी सवाल उनसे वही पूछे जा रहे हैं कि आपने घूस ली कि नहीं ली, जवाब दीजिए। और देखते हैं कि आज, कल, परसों कब अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देते हैं। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही।